नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नमो ऐप के जरिए झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घोर आरक्षण विरोधी बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के एक पुराने विज्ञापन का भी जिक्र किया, जिस पर उन्होंने कहा कि उस विज्ञापन में एससी, एसटी, ओबीसी को भद्दे तरीके से पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह विज्ञापन उस समय की है जिस समय राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे। उस विज्ञापन में आरक्षण से देश को कितना नुकसान होगा वो भी साफ साफ कहा गया था। वहीं विज्ञापन मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस विज्ञापन से सामने आ गया है। कांग्रेस पहले कहती थी कि जाति से नहीं, मेरिट से चीजें तय होनी चाहिए, लेकिन आज वोट बैंक के चक्कर में 10% मुस्लिम आरक्षण के लिए भी सहमति दे रही है। दरअसल कांग्रेस के आरक्षण विरोधी इतिहास पर नजर डालें तो राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा था कि वो आरक्षण हटा देंगे। इससे पहले नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेलकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि स्वामीनारायण की प्रेरणा ने आजादी के समय भारत को पुनर्जीवित किया। पीएम मोदी ने निहित स्वार्थ के लिए देश को बांटने की साजिश का भी अपने संबोधन में जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। आने वाले 25 वर्षों तक विकसित भारत के उद्देश्य को जीना है। श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर पीएम ने 200 रुपए के चांदी का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामीनारायण परिवार से जुड़े संत महात्माओं से प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ 2025 का दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पहनने वाले बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तो हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संत को लेकर दिए बयान की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि लाखों वर्षों से राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हिंदू विरोध जगजाहिर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर जगतगुरु जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज सिद्धपेठ जानकी कुंज अयोध्या ने कहा कि साधु संत हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान के बारे में कहा कि ये कांग्रेस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सनातन को चोट पहुंचाना कांग्रेस का तो पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में साधु संत क्या पहनेंगे ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संत वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ बोलना तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। राजभर ने कहा कि लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना कांग्रेस की परंपरा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थम गया। पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दुर्गम इलाकों के लिए चुनाव कर्मियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो मंगलवार को भी जारी रहेगा। तो दूर दराज के मतदान केंद्रों के लिए चुनाव कर्मियों की हेली ड्रॉपिंग भी हुई। इस दौरान कर्मियों में खासा उत्साह दिखा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट में रोड शो किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि ये उन रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने हमारे सभी मराठा लोगों पर अत्याचार किया, हमारी जमीन लूटी, हमारे परिवारों को नष्ट कर दिया। वो हमसे कैसे बात करेंगे। एनसीपी एससीपी की नेता सुप्रिया सुले ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा कि विभाजनकारी राजनीति को महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी के उम्मीदवार अजित पवार ने कहा कि महायुति को 175 से भी अधिक सीटें मिलेंगी और मैं बारामती से 1 लाख से भी अधिक वोट से जीतूंगा।
मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महाविनाश अघाड़ी के वादों पर जनता को विश्वास नहीं रहा। मुख्यमंत्री पद की लालसा और अपने लड़के को स्थापित करने के उद्देश्य से शिवसेना की सोच को उद्धव ठाकरे ने 2019 में ध्वस्त कर दिया। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से एनसीपी के उम्मीदवार नवाब मलिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वैचारिक मतभेद ठीक है, लेकिन बोलकर पलट जाना ठीक नहीं है। कांग्रेस को भी बोलकर पलटना नहीं चाहिए, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुणे में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ का सहारा लेकर सत्ता हथियाती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार चरम पर था और भाजपा शासन के दौरान विकास गति से बढ़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने शपथ ली। जस्टिस खन्ना अब 13 मई 2025 को इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किए हैं, साथ ही पुलिस को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि पटाखों पर बैन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। गुजरात के सूरत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय दशकों से भारत के जीवन मूल्यों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषा, मातृभाषा पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक के उद्घाटन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बाटला हाउस घटना में आतंकवादी की मौत पर आंसू बहाने वाले लोग आज कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सबके लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं की नीति में विश्वास करती है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंस जैसे विभिन्न फिल्म महोत्सव जैसी सुविधाएं दे रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उभरती प्रतिभाओं पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इस बार फ्यूचर इज नाउ पर महोत्सव का फोकस रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बताया कि इफी के 55वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। भारतीय नौसेना की नौका तारिणी नाविका सागर परिक्रमा 2 समुद्र में 39 दिनों की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद अपने पहले पोर्ट ऑफ कॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंटल में बंदरगाह पर पहुंच गई है। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण इंडोनेशिया के सीजुंगथुंग में मोकोपासस में शुरू हो गया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पत्र लिखकर बोर्ड शब्द को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश को कमजोर करने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने योग मणि ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित डॉक्टर उर्मिला ताई जामदार स्मृति प्रसंग कार्यक्रम में अपना व्याख्यान दिया। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें हिंदुत्व पर हैं। हिंदुत्व ही दुनिया को राह दिखा सकता है। मथुरा के धौली पियाऊ क्षेत्र स्थित रेलवे ग्राउंड में 11 दिवसीय ब्रज रज उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो उठी हैं। चहुं ओर श्री कृष्ण लीला की प्रस्तुति से सारा वातावरण कृष्णमय हो गया है। कोलकाता की अदालत में सोमवार को आरजी कर हत्या और बलात्कार मामले में सुनवाई समाप्त हुई। सुनवाई बंद कमरे में हुई। अगस्त में जूनियर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। 7 नवंबर को बीडीजी सदस्यों पर हुए आतंकवादी हमले पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार इन चीजों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 13, 14 और 18 तारीख को विधानसभा का सत्र होगा। राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उस पर चर्चा भी होगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान में सरकारी कॉलेजों को नारंगी पेंट पहनने के आदेश को लेकर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि ऑर्डर नारंगी रंग को लेकर है, रंग पर आपत्ति क्यों? यह रंगीन राजस्थान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। चेन्नई में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शतरंज ग्रैंड मास्टर 2024 में हिस्सा लिया।
यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 और आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र धरने पर बैठ गए। प्रतियोगी छात्र यह परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में वकीलों की हड़ताल जारी है। न्यायिक कार्य नहीं होने से फरियादी परेशान रहे। 29 अक्टूबर को गाजियाबाद जिला जज और वकीलों के बीच नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद अदालत परिसर में पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। कई इलाकों में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया। इसके तहत वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। शेयर बाजार सोमवार को सीमित दायरे में बंद हुआ। कारोबार के अंत में ऑटो, फार्मा, FMCG और मेटल सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 9.83 अंक प्रतिशत की मामूली बढ़त के बाद 79,496.15 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 6.90 अंक की मामूली गिरावट के बाद 24,141.30 पर बंद हुआ। सोने की घरेलू कीमत 77,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास फिसल गई। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 77,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है और ये 84.38 तक पहुंच गया है। पिछले 9 वर्षों से भारतीय विमानन क्षेत्र में सेवा देने के बाद एयरलाइंस विस्तारा ने सोमवार को अपनी अंतिम उड़ान संचालित की। मंगलवार को इसका एयर इंडिया ग्रुप के साथ विलय होने जा रहा है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि दोनों एयरलाइनों के विलय के बाद विस्तारा द्वारा संचालित उड़ानें फ्लाइट कोड AI2 का उपयोग करना शुरू कर देंगी। लोगों के बीच शेयर बाजार का चलन बढ़ने के कारण डीमैट खातों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 17.9 करोड़ हो गई, जो कि सितंबर में 17.5 करोड़ थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक, IMF और जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार पर जोर दिया। G20 संसदों के सम्मेलन में भारत ने कहा कि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार से इन्हें अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। ब्राजील में G20 संसदों के 10वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सरकार ने अक्टूबर में चले स्वच्छता अभियान के तहत निकाले गए कबाड़ को बेचकर 650 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2021 से लेकर 24 के बीच चलाए गए स्पेशल कैंपेन के तहत कबाड़ से हुई 2,364 करोड़ रुपए की आय की पीएम मोदी ने विशेष अभियान 4.0 की सराहना की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक कोलेटरल फ्री टर्म लोन योजना जल्द लॉन्च हो सकती है। MSME की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट के समक्ष ये योजना रखी जाएगी। EPFO में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़ सदस्य हो गए हैं। योगदान करने वाली संस्थाओं की संख्या में भी 6.6% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है, तो सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने पुतिन को सलाह दी है कि वो यूक्रेन में युद्ध को आगे ना बढ़ाएं। सूत्रों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस को हराते हुए अपनी ऐतिहासिक जीत के कुछ दिन बाद गुरुवार 9 नवंबर को फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो एस्टेट से पुतिन को फोन किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग कर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के प्रति आशा व्यक्त की है। दरअसल यूक्रेन की सेनाएं कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं, तो रूस ने भी कुछ जगहों पर अपने सैनिकों की स्थिति मजबूत की है। रूस ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत की खबरों को कोरी कल्पना करार देते हुए खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मॉस्को में मीडिया से कहा कि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यह पूरी तरह झूठ है, यह पूरी कल्पना है। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने अमेरिकी मीडिया प्रकाशनों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलाइव और जापोरिजिया शहरों में रात भर हुए हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने किम के हवाले से बताया कि एक अपार्टमेंट, इमारत और एक निजी घर तबाह हो गया।
जापान की संसद ने शिगेरू इशिबा को सोमवार को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। इशिबा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को पिछले दिनों एक दशक से भी अधिक समय में अपनी सबसे बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। इशिबा नीत लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी सहयोगी कमेटी ने 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में 465 सदस्यीय निचले सदन में बहुमत खो दिया था। एलडीपी नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ पार्टी की सुस्त कार्रवाई को सत्तारूढ़ गठबंधन की चुनावी हार की मुख्य वजह माना गया था। जापान में 30 वर्षों में हुए पहले रन ऑफ में इशिबा ने विपक्ष के नेता योशिहिको नोडा को 221 के मुकाबले 160 वोटों से शिकस्त दे दी। इशिबा ने अपनी पूर्व कैबिनेट के ज्यादातर सदस्यों को फिर से मंत्री नियुक्त किया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाली मीटिंग COP29 सम्मेलन इस साल अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हो रहा है। यह सम्मेलन 11 से लेकर 22 नवंबर के बीच आयोजित किया गया है। निवर्तमान कॉप अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबर ने सभी से एक साथ मिलजुल कर काम करने और नतीजे पर पहुंचने की बात कही। कॉप में वो देश शामिल हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी से पहले 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां की। पहली नियुक्ति टॉम होमन की है, जो कि देश की सीमाओं यानी बॉर्डर जार की जिम्मेदारी संभालेंगे। हेमन ट्रंप के इमिग्रेशन विभाग में कार्यकारी निदेशक का जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वहीं दूसरी नियुक्ति न्यूयॉर्क की कांग्रेस की सदस्य एलिस स्टेफनिक की है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में राजदूत बनाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस में $66 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत रूस व्यापार मंच में विदेश मंत्री ने मल्टीपल पैकेज के तहत 10 क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर फोकस करने की बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि 8% की दर से तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था और तकनीक और नेचुरल रिसोर्सेज में मजबूत रूस की साझेदारी से न सिर्फ दोनों देशों बल्कि दुनिया का भी फायदा होगा। विदेश मंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत रूस के भारत में निवेश की भी सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में गैर आर्थिक क्षेत्रों का भी काफी महत्व है। हिजबुल्लाह पर हुए पेजर हमले को लेकर इजराइल की तरफ से पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा गया है कि हमले की मंजूरी प्रधानमंत्री कार्यालय से दी गई थी। दरअसल पेजर हमले में हिजबुल्लाह के 40 से भी ज्यादा लड़ाकों और सहयोगियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि लगभग 3000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सितंबर में संचार उपकरणों में हुए धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ही इस हमले का इल्जाम लगाया भी था, लेकिन तब इजराइल ने इस हमले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। न्यू जर्सी के पासेई काउंटी और न्यूयॉर्क के ऑरेंज काउंटी में भीषण जंगल की आग भड़क उठी तो आग पर काबू पाने के प्रयासों में सीमित सफलता मिली। न्यू जर्सी वन अग्निशमन सेवा के मुताबिक आग ने 3000 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे कई क्षेत्रों को लेकर खतरा पैदा कर दिया। बिहार में खेली जा रही महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की। मलेशिया को 4-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर सकते हैं। बारबाडोस में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से कप्तान जोस बटलर ने 83 रन की आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु और लक्ष्य सेन मंगलवार से शुरू हो रहे कुमामोतो मास्टर्स जापान सुपर 500 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। दोनों खिलाड़ियों की कोशिश बेस्ट फॉर्म को हासिल करने की होगी। अरविंद चिदम्बरम ने जीता है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब। 25 साल के अरविंद ने लेबॉन एरोनियन को 2-0 से हरा दिया। स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने न्यू साउथ वेल्स ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। अनाहत ने फाइनल में हांगकांग की हेलन टैंग को शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और चेल्सी के बीच मुकाबला 1-1 पर ड्रॉ रहा। आर्सेनल मैनेजर माइकल आर्टेटा ने नतीजे पर निराशा जताई। ला लीगा में बार्सिलोना में हुई हार तो रियल सोसिडाड ने 1-0 से उनको मात दी। इस सीजन में बार्सिलोना की ला लीगा में यह दूसरी हार। AS रोमा क्लब ने हेड कोच इवान ज्यूरिक को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। सीरिया ए के पिछले 5 मैचों में 4 में हार मिली है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए कोच रूबेन अमोरिम ने कहा कि उन पर कोई भी दबाव नहीं है और वो तैयार हैं नई चुनौतियों का सामना करने के लिए। ATP फाइनल्स में विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने एलेक्स डी मेनोर को दी मात। मंगलवार को टेलर फ्रिट्ज से उनका सामना होगा। पूर्व हैवीवेट चैंपियन मुक्केबाज माइक टायसन
और यूट्यूबर से बॉक्सर बने। जैक पॉल शुक्रवार को टेक्सास में रिंग में एक दूसरे के सामने होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई पोस्ट में कमल हासन ने उलगानायन सहित उन्हें प्राप्त कई तरह के उपनामों के लिए फैंस का आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने अपने फैंस से विनम्रतापूर्वक इस तरह के कोई भी उपनाम को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद को सिनेमा की कला के आजीवन छात्र के रूप में ही देखते हैं। तो इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।